प्रोग्राम का वक्त शुरू हुआ जाता है। प्रोग्राम सेहत क्यों ज़रूरी है, इसकी मेज़बानी करेंगी अरूज अयूब और उसामा कादिर खान। नाजरीन और सामीन, आप इस प्रोग्राम को रफ़ा FM 102.2 के अलावा अज़्म पाकिस्तान .tv पर भी देख सकते हैं और इसके अलावा edu.tv, hsc.gov.pk पर भी देख सकते हैं। आइए सामीन, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सेहत क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। FM 102.2 वॉइस ऑफ रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम सेहत क्यों ज़रूरी है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज अयूब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की अब तक दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है और हम पिछले प्रोग्राम्स में भी कोरोना वायरस से पर गुफ्तगू करते रहे हैं, उसके क्या असरात हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हम उस पर गुफ्तगू करते रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि बच्चों पर इसके क्या असरात हैं और कैसे उनको बचाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजहर चुगताई। इनका एक मुख्तसर सा तारुफ करवाती चलूं। आप नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं कराची में, फॉर्मर फेलोशिप भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट एट यूकॉन इंग्लैंड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के शिकंजे में आजकल हर कोई है, कोई भी इससे महफूज नहीं है। मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों पर इसके क्या असरात हैं और हम उनको कैसे बचा सकते हैं इस वबा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इंटरनेशनल वालों का कि जो इस मौजू पर बात करने का मौका दिया। कोरोना के असरात जो है वो बच्चों पर भी वही हैं जो बड़ों पर है। नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, जिस्म में दर्द, इसी किस्म की अलामत जो एक आम फ्लू के अंदर होती है। मतलब आप जो है अगर दो लोगों को लें, एक कोरोना वाला हो और एक आम फ्लू वाला हो, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसमें आप फर्क महसूस नहीं कर सकते। दैट्स बेस्ड ऑन ओनली ऑन टेस्ट। जो आप नेजल स्मेयर लेते हैं उसकी बुनियाद पर तो टेस्ट बता सकते हैं कि ये एक्स वायरस है और ये वाई वायरस है, लेकिन सिम्टम्स की बुनियाद पर। हाल बताइए कि बहुत तेजी से प्रोग्रेस ये करता है, तो आम फ्लू में जो है वो 2-4 दिन 5 दिन के बाद आप सेटल हो जाते हैं। इसके अंदर बहरहाल सेटल नहीं होते, वर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर निमोनिया डेवलप होता है और फिर सांस में तकलीफ, कि आपको जो है हैवी ब्रीदिंग और फिर सांस लेना मुश्किल होना शुरू हो जाए, और आपको बज़ाहिर लग रहा है कि आप अगर स्टेथोस्कोप लगा के सुन रहे हैं तो बच्चा आपको लगे कि यार ऐसी कोई सीने में आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन जब उसकी शक्ल देखे तो आपको वो लग रहा है कि पता नहीं इसको कितना ब्रीथ कर रहा है। तो बेसिकली ब्रीदिंग इसलिए डिफिकल्ट हो जाती है कि ये वायरस जो है वो फेफड़ों तक, लंग्स तक पहुंच के वहां निमोनिया डेवलप करता है, और यू साउंड्स लाइक और यू ब्रीथ लाइक कि जस्ट अंडर वाटर आप ब्रीथ कर रहे हैं, आपको एयर नहीं मिल रही। जी जी। तो ये जो सर, मैं जानना चाहूंगी मैं जानना चाहूंगी कि कोरोना वायरस अडल्ट्स के मुकाबले में बच्चों के ऊपर ज्यादा असर दिखा रहा है या सेम ही, डिफरेंस नहीं है, सेम ही है? देखिए, एक्सपोजर रेट तो दोनों का एक जैसे ही है, लेकिन इफेक्टिव जो है वो इफेक्ट जो है इसका ज्यादा बड़ों पर होता है, खासतौर पर थोड़े सीनियर्स के ऊपर। सीनियर्स से मेरी बात 60+ के ऊपर, या जिन लोगों के साथ हम कहते हैं कि कोई कोमोर्बिड्स मौजूद है, डायबिटीज वाले हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, दिल वाले, एस्थमा वाले हैं। सांस तो वैसे ही मसला है ना, एस्थमा सांस के मसला है, प्लस निमोनिया भी हो जाए तो ये तो जो बहुत खतरनाक है। तो इसको आप बिल्कुल, अगर 3 चीजों को हटा दें, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम, तो एस्थमा तो बच्चों के अंदर भी खासा कॉमन होता है। तो एलर्जीज जिसको कहते हैं हम, ठीक है ना, तो उसमें असरात तो दोनों में एक जैसे हैं। ये अलबत्ता एक अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम चूंकि अभी डेवलप हुआ होता है, नया होता है, थोड़े से जो बड़ी उम्र के बच्चे, तो शायद उनकी फाइटिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो इसलिए जो है वो उसके असरात को कम्बैट कर लेते हैं, उसको जो फाइट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक्सपोजर तो एक जैसे ही है। बचना कैसे अपने जी सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या पेट्स में भी है कोरोना वायरस? हो सकता है कि अगर ये तो बीमारी तो आई तो जानवरों से ही है, तो बिल्लियों में तो हो सकती है, वैसे तो चिमगादड़ से कहते हैं, लेकिन ये पेट्स के अंदर भी आ तो सकती है ना, वायरस तो कहीं पे भी अटैक कर सकता है। अब ये अलग बात है कि उससे हम तक कैसे पहुंचेगा, वो रूट क्या होगा। तो वो रूट तो जो है वो जाहिर बात है रिस्पायरेटरी ज्यादा है, कि हम जो रिस्पायरेटरी अगर जो है वो बिलफर्ज अगर कोरोना को कोई बिल्ली एक्सपोज हुई है जी जी और वो बीमार हुई है और वही घर में हमारे आके छींकने लगी है, तो एक्सपोज तो होंगे ना।
सर जैसे कि अगर हम बच्चों की बात करें तो वो तो कोई भी चीज उठाकर मुंह में डाल देते हैं इस तरह से, तो सर सर्फेसिस पे भी कोरोना वायरस का इफेक्ट होगा, तो मैं जानना चाहूंगी कि इसका इफेक्ट सर्फेसिस पे कैसे होता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक पर। हाँ, मुख्तलिफ सरफेसेस पे जो है वो अभी तक देखिए, एक तो ये कोरोना वायरस जो ये वाला जो है जो हमारे पास आजकल है, उसको जी नोवल कोरोना या कोविड-19 जिस डिसीज को कहते हैं, ये बिल्कुल नया है। अभी तो खुद बहुत सीख रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो एक बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ। जो इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुद ये कहते हैं कि अभी हम सीख रहे हैं। तो मुख्तलिफ जी सरफेस पे मुख्तलिफ उसकी जो है वो लाइफ है। कपड़ों पे कहते हैं कि 10-12 घंटे, ठीक है। गत्ते के ऊपर कहते हैं कि 6 घंटे, वुड जी के जी ऊपर कहते हैं 24 घंटे, स्टेनलेस स्टील के ऊपर कहते हैं कि मोर देन 24 आवर्स। तो असल चीज तो ये कि जो हमारा बुनियादी फलसफा हयात है, सफाई निस्फ ईमान, वो जी यहाँ बड़ा जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि जी वी हैव टू क्लीन द सरफेसेस। जहाँ छोटे जी बच्चे हैं तो वो हमसे कहते हैं ना कि जमीन को साफ रखो। जमीन जी को साफ रखने के क्या ब्लीच से साफ करें उसे, दिन में 1 से 2 मरतबा कर दें। अब ऐसा नहीं जी हो सकता है कि आपने जो है वो अच्छा, दूसरी बात है कि हमने जो अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर दी है, तो हम तो अपने घर के अंदर ही महदूद है ना। बहुत जी कम, मैं बहुत डॉक्टर से बाहर निकलना पड़ता है मुझे। मैं जी जाता हूँ हॉस्पिटल देखने के लिए मरीजों को। तो लेकिन आने के बाद जो मैंने तरकीब की कि दरवाजे के साथ लगा हुआ जो मेरा सिंक है, उसी के साथ फौरन हाथ धो लेता हूँ और सीधे जो है वो वॉशरूम जाके और कपड़े जो है वो उसको पानी में और सर्फ में डुबो के और शावर ले, तो ये तो कर सकते हैं। लेकिन सरफेसेस के अंदर अगर हमने दिन में 1 से 2 मरतबा एक अच्छी सफाई कर दी, पोछा लगा दिया, खासतौर पर उस एरिया का जहाँ छोटे बच्चे ने खेलना है, ठीक है ना। कारपेट्स अच्छी चीज नहीं है, वैसे भी हम डॉक्टर्स मना करते हैं कि बच्चों के जी घरों में जी कारपेट्स वो मना करते। तो सरफेस है, तो अगर आपने फर्श पे टाइल है, फर्श है, उस पर अगर आपने एक पोछा लगा दिया अच्छा सा ब्लीच का, तो वो जो ब्लीच का अब तो बहुत सी जगहों पे अवेलेबल हो गया है, कितना ब्लीच और कितना वो, मैं उसमें नहीं जाता। तो लेकिन अगर हम साफ करें जमीन को अपनी और चीजों को, खिलौनों को भी, अगर जो वॉशेबल खिलौने हैं बच्चों के, उनको अगर डेली धो दें, जिसको बिनी बेबीज कहते हैं, ये स्टफ टॉयज कहते हैं, उनको धो दें। और साथ में जो प्लास्टिक वाले हैं उनको अगर गर्म पानी से हम धो दें और कुछ थोड़ा सा उसमें ब्लीच डाल के धो दें, फिर साफ पानी, तो ये तमाम तरकीबें हैं जिनसे आप बच्चों को बचा सकते हैं। सर अगला मेरा क्वेश्चन ये कि अगर हमारी फैमिली मेंबर में से किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको कंफर्म वो कोरोना का केस हो जाता है, आप एक्सपोज हो गए, तो जी सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपने आप को करंटीना में अपने आप को आइसोलेट जी कर। जी ठीक है ना। आइसोलेट करने के लिए तो तरीका तो जाहिर बात है कि अगर आप कमरे में हो सकते हैं आइसोलेट। हमारा तो मसला और भी है ना कि घर में कितने कमरे होंगे लोगों के लिए। जी जी तो बहुत सारी आबादी जो है वो छोटे शहरों देहात से लेके इवन बड़े शहरों में 1 से 1.5 कमरे में मुश्तमिल तो हमारा टोटल मकान होता है, ये होता है ना जी एक्चुअली। जी तो उसमें भी ये कि सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने हाथों को धोते रहें और मास्क लगा लें, जी ठीक है ना। मास्क लगाने के लिए अगर में सर्जिकल मास्क अवेलेबल नहीं होता, महंगा पड़ रहा है, नहीं मिल रहा, N95 के चक्करों में बहुत पड़ गए हम लोग, तो सर्जिकल जी मास्क 30-35 रुपए का, 40 रुपए का मिल जाता है। अगर वो भी नहीं मिल रहा तो अपने कपड़े के मास्क को अगर 2-3 तह कर लें, उसके बाद लगा लें, तो शायद बचत हो जाएगी, या कम से कम हम किसी दूसरे को नहीं देंगे। सामीन आप बच्चे सुन को रहे हैं सामीन आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2। सर मैं आगे जानना चाहूंगी कि अब जैसे कि सब क्वारंटीन में है, बच्चे भी घरों में हैं, स्कूल वगैरह बंद है, तो सर घर के एनवायरनमेंट का बच्चों के बिहेवियर पे कैसे अफेक्ट होता है। हाँ, ये बहुत जबरदस्त सवाल है आपका। और ये जो है वो, आप जाहिर बात है आपने उन बच्चों को बिल्कुल बांध के रफली, मेरे ख्याल 15 दिन तो हो गए, 15 दिन रफली हो चुके हैं कि कर दिया है। तो वो जहाँ उनकी आदतें खराब हो रही है, देर से सोना, देर से उठना, खाने के टाइम सारे डिस्टर्ब हो गए, दोपहर के खाने के टाइम पे नाश्ता हो रहा है और शाम में जो है दोपहर का खाना और रात के 11 बजे खाना। इसके अलावा भी है वो करें क्या। छोटे बच्चे कितनी देर तक कलरिंग करेंगे, बड़े बच्चे जो है वो कितनी देर तक मोबाइल पे रहेंगे, कितनी चैट करेंगे। तो इसमें जो है वो फिर जो एक बहुत अच्छा जो काम हो सकता है वो ये हो सकता है कि फैमिली टाइम मिल गया है हमें। जो मैं कर रहा हूँ अपने घर में, मैं अगरचे के बाहर भी निकलता हूँ अपने पेशे के एतबार से और अपनी पेशे वाराना जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, लेकिन शाम में हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है वो हम आपस में जो है बैठ के जो है वो कुछ जिसको हम अपनी जबान में उर्दू हम तज़कीर कहते हैं, कि एक दूसरे को अच्छे वाकयात सुना लें, कुरान से अपने वाकयात सुना लें एक दूसरे को। मसलन मैंने अपने बच्चों को बताया कि हज़रत अय्यूब को जो है वो एक बीमारी लग गई थी जिसका नाम आज की ज़बान में लेप्रेसी
जुज़ाम जिसे कहते हैं, तो उन्होंने अपने आप को शहर से बाहर ले गए और शहर से बाहर ले जाके क्वारंटाइन किया अपने आप को, दूसरे शहर के दूसरे लोगों को ना लगे। तो इस तरह किससे कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी, ठीक है ना, बच्चों से कहे कि अच्छा ठीक है, तुम जो है थोड़ा सा, जो बड़े बच्चे से कहे ठीक है नेट से निकालो, कुछ नेट से निकालो और देन उसको उसको प्रेजेंट करो, तो प्रेजेंटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी कि हम सुन रहे हैं। और साथ में मैंने पहले बता दिया कि कोई एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएगा, लैंग्वेज के ऊपर मजाक नहीं उड़ाएगा कि अगर कोई उर्दू बोलते बोलते अंग्रेजी बोल रहा है और अंग्रेजी बोलते बोलते उर्दू बोल रहा है, लहजा खराब हो रहा है, तो सुनना है अपने साथ, हमने पॉजिटिव और दुआ के ऊपर कि ये कंट्रोल जो है वो हम सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, ये सब चीजें तो मेजर्स है ना, सारी चीजें तो मेजर्स है, दीज आर मेजरेबल थिंग्स। बट अनमेजरेबल थिंग क्या है? दुआ है कि मांगे ना कि अल्लाह ने हमसे हमें भी बचा, तमाम इंसानों को बचा ले। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव एक्टिविटी, जहाँ खेल रहे हैं, जहाँ आप लूडो खेल रहे हैं बच्चों के साथ, और थोड़ी सी पॉजिटिव एक्टिविटीज भी करें, तो उनका जहन जो है वो पॉजिटिव की तरफ रहे। छोटे बच्चों को भी किस्से सुनाए जा सकते हैं ना, तो किस्से सुनाए, अम्मी से बात कैसे करनी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी जो है वो जब उनकी बेटी आती थी उनके घर पे तो कितनी इज्जत देते थे। तो बेटियों की इज्जत, बेटों के क्या जिम्मेदारी है, बहुत सारी चीजें हैं। But you just think it, you name it and you can start it. सर आप हमें प्रोडक्टिव रूटीन बता सकते हैं? क्वारंटीन के डेज हैं तो आप कोई प्रोडक्टिव रूटीन बता दें जिसको हम फॉलो कर सकें। भाई देखिए ना, प्रोडक्टिव रूटीन तो यही है ना, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि आप सारा वक्त जो है वो जायनमाज लेके और मुसल्ले पे बैठ जाएं और सिर्फ दुआ करते रहे। इंसान है, हमें पता है कि हम दुआ भी करते करते जो है वो करते रहेंगे, लेकिन साथ में आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज तो ये है ना, आप कोई ऐसा प्रोग्राम अपने बच्चों के साथ देख ले जिसके अंदर कोई सबक मौजूद हो, ऐसे डिस्कशन कर लें इनके साथ। मेरे बच्चे नौजवान बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, तो हम ग्रुप डिस्कशन जो है अपने करते हैं, हम पॉलिटिक्स पे ही बात करते हैं, हम पॉलिटिक्स से बात करते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से बात करते हैं, इकोनॉमिक्स से बात करते हैं। छोटे बच्चों के साथ तो आप जो उनको किस्से हो सकते हैं ना, उनको आप बता सकते हैं कि अच्छा तुम बताओ कि आज तुमने दिन भर में क्या अच्छा काम किया, कितना जो है तुमने अच्छे काम किए। मुझे अपने बचपन का दौर याद आ रहा है, I was like in छठी सातवीं में, 6th-7th ग्रेड के अंदर, मेरे कजन थे, तायजाद भाई थे मेरे, उन्होंने घर में जो है वो हम कजन सब साथ रहते थे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी और वीकली जो है वो कह रहे थे किसने टाइम पे नमाज पढ़ी, किसने आज अम्मी के साथ बदतमीजी नहीं की, तो उस पर वो टोकन कुछ इनाम देना शुरू कर देते। किसी को उन्होंने चॉकलेट दे दी, किसी को कुछ दे दिया। तो ये चीजें तो हो सकती है ना, मतलब लड़कियां जो उस उम्र की बच्चियां हैं, उनको, जिनको आप कह सकते हैं ना हाउस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। और इवन लड़कों को, मैंने अपने बेटे से कहा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो है वो कपड़े जो है कोई और धोए, व्हाई नॉट मैं और तुम अपने कपड़े अपने मिलके धो ले हम लोग आपस में, आज जो है अम्मी को थोड़ी छुट्टी दे देते हैं। अच्छा सर, कोरोना वायरस जो है वो डिफरेंट एजेस के बच्चों पर डिफरेंटली अफेक्ट करता है? नहीं, इसका तो एक ही जैसा है। आपको वही नजला होगा, वही खांसी होगी, वही बुखार होगा, वही जिस्म में दर्द होगा, गले में खराश होगी, बस आपका रिएक्शन डिफरेंट होगा ना। मेरी सेहत अच्छी है, मेरा रिएक्शन थोड़ा कम होगा। मैं इसके आपको स्टैट्स के थोड़ी सी बता दूं कि अगर हम बिलफर्ज समझ करें कि 100 लोगों को कोरोना लग गया है, तो उसमें से कुछ 90% एसिम्प्टोमेटिक हमारी जबान में कहते हैं, कोई उनको अलामत भी नहीं आएगी जी, उसको लगा होगा वो निकल जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। 10 बच गए उसमें से, 10 में से 5-6 को जो है कुछ अलामत आ गई, कुछ नजला हो गया, कुछ खांसी हो गई, कुछ बुखार हो गया, बट आफ्टर फ्यू डेज रिकवर्ड। अब बच गया बस 2-3-4, उसमें से एक आध कोई सीरियस होगा। तो ये इसका जो वो है, तो अगर हम पाकिस्तान की आबादी को करें तो ये स्टैट्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि स्टैट्स हर जगह लागू होती है, हर जगह इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन अलामत तो एक जैसी होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल अल्लाह के फजल से रिकवर हो जाते हैं। जी सर, पाइका डिसऑर्डर जो कहा जाता है कि उससे कैसे ट्रीट किया जाता है, वो बच्चों में कितना पाया जाता है? अच्छा बाबा, आपने प्योरली जो है वो मेडिकल सवालात करना शुरू कर दिए। पाइका जो कहते हैं जो इधर उधर की चीजें बच्चे खाते हैं ना, मसलन उसने उठा के जो है वो गमले की मिट्टी खा ली, दीवार को जो है उसने जो है अपने नाखून से खुरच के और उसके सीमेंट या उसका पेंट खा लिया, या कागज खाने की बीमारी पड़ गई, या जो चीज सोफे का फोम निकाल के खा लिया, दिस इज कॉल्ड पाइका। आमतौर पर ये आयरन डेफिशिएंसी के अंदर होता है, खून की कमी के अंदर। जो बच्चे शदीद, तो उनको क्रेविंग होती है, लेकिन वो हर चीज खाना चाहते हैं सिवाय खाने के। खाना नहीं चाहिए, खाने के अलावा जो फजूल चीज आप सोच लें, आप तसव्वुर कर सकते हैं, पेन खा लेते हैं, पेपर क्लिप, पेन, बाल खा रहे होते हैं, जी जी, नहीं अपने बाल तोड़ के खा लेंगे,
तो ये पाइका कहलाती है। तो यानी हर फजूल चीज, और आमतौर पे खून की कमी या खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी जब ठीक शदीद है। होना शुरू होती है तो ये शुरू हो जाता है। और इसे ट्रीट ठीक, कैसे किया जाता है? ठीक ये करेंगे कि डॉक्टर आपका जो है वो टेस्ट करेगा, आपको हीमोग्लोबिन देखेगा। हीमोग्लोबिन अगर जो है वो बहुत कम होगा तो आपको आयरन सप्लीमेंट देगा। हीमोग्लोबिन आपका बहुत ही शदीद कम होगा तो हॉस्पिटलाइज करेगा और ब्लड लगा देगा, अगर बहुत शदीद कम है, जिससे लाइफ एंड डेथ के मसले आ जाए। जी जी। सर, जैसे कि अभी आपने आयरन डेफिशिएंसी की बात की, आजकल हमारी खुराक भी वैसी नहीं है, तो बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए? बच्चों को क्या ग़िज़ा देनी चाहिए? बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अब मेरी फील्ड शुरू हो गई है। 6 महीने की उम्र से जब हम बच्चों को कहते हैं ना खाना खिलाना शुरू करें, कुछ एक दलिया, कुछ साबूदाना, कुछ खिचड़ी, कुछ केला वेला, तो खजूर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर आयरन डेफिशिएंसी। अगर मैंने अपने बच्चे को 6 महीने की उम्र से, जब से मैंने उसको कम्प्लीमेंट्री फूड, यानी जो दूध के अलावा, माँ के दूध के अलावा जो चीज दी है, उसमें अगर मैंने खजूर के पल्प को शामिल कर दिया, अगर छिलका बिलफर्ज वो नहीं खा रहा, तो अच्छे खजूर को लेके सॉफ्ट उसको मैश करके उसके मुंह में डालना शुरू किया, तो प्रोबेबली बाय 7-8 मंथ्स ऑफ एज, 1-1.5 महीने 6 महीने से शुरू किया, तो वो उसका आदी हो जाएगा। एक मरतबा अगर वो खजूर का आदी हो गया तो उसको हम कह सकते हैं कि तुम 1 खजूर खाओ, 2 खजूर खाओ, 3 खजूर खाओ। होपफुली, मेरा पूरा यकीन है इस बात पे कि खजूर इज सो रिच इन आयरन एंड इन कैल्शियम एंड इन फास्फोरस कि शायद वो मुझे आयरन सप्लीमेंट्स की जरूरत ना पड़े। जी। अच्छा सर, जैसे कि आजकल सब भी घर में खुद भी डॉक्टर्स बने हुए हैं, तो एंटीबायोटिक्स, कुछ भी अगर बच्चों को कुछ हो तो एंटीबायोटिक्स उठाकर दे देते हैं, तो उनके क्या असरात पड़ते हैं, क्या नुकसानात होते हैं बच्चों को, उस देखिए, कैसे असरअंदाज होते हैं? एक तो ये कि पैसे जाया हो रहे हैं माँ जी बाप के। दूसरे ये कि अगर कोई वायरल डिजीज है, मुझे नजला हो गया है, तो मुझे एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने दे दी तो बेसिकली मैंने बिल्कुल वही काम किया कि जैसे मैंने किसी को वाकई सर में दर्द था, मैंने उसको पैरास्टामोल के बजाय कुछ शुगर पिल दे दी, तो बेकार का काम किया ना। जी एंटीबायोटिक के जो असरात हो सकते हैं बुरे, कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने बहुत सारे बैक्टीरिया रखे हैं, जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। बुरे बैक्टीरिया बीमारी पैदा करते हैं, और अच्छे बैक्टीरिया जिसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। जी अगर आप याद करें तो आपकी अम्मी ने भी आपको बचपन से दही खिलाया होगा। जी प्रोबायोटिक, ये प्रोबायोटिक जो है ये बहुत काम के बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म में मौजूद है। ये अल्लाह ताला ने इनके जो असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हमारे जिस्म के अंदर खराब बैक्टीरिया को खत्म करें, उनसे लड़ें। ये हमारी गट के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसके अंदर मौजूद है। एंटीबायोटिक्स जब आप ज्यादा मिकदार में देंगे तो ये प्रोबायोटिक खराब होना शुरू होंगे, इसे कहते हैं कि गट फ्लोरा खराब हो जाएगा। तो जी जब हमें जरूरत पड़ेगी अच्छे बैक्टीरिया की, हमारी तरफ से लड़ाई करें वो तो मौजूद ही नहीं होंगे। जी तो वी आर प्रोन टू मोर इन्फेक्शन इफ वी आर यूजिंग अनजुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक। बिला जरूरत एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो हम खुद ब खुद अपने आप को बीमारियों के जो है वो हवाले कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजहर चगताई और प्रोग्राम है फ्रंटलाइन सोल्जर। अब सर, मैं जैसे कि बच्चों के ऊपर तो सवालात होते रहे, अभी जो हमारे ऊपर क्राइसिस एक आया है, उसके लिए क्या इकदाम उठाए? मसलन क्राइसिस से मुराद आपकी, इसको आप फाइनेंशियल क्राइसिस करेंगे, हेल्थ क्राइसिस की बात कर रहे हैं? सर, हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ, कोरोना वायरस का आपको है। कोरोना वायरस के तो बताया ना कि हम अपने घरों तक महदूद रहें जितना जी मुमकिन है, सिवाय बिला जरूरत। अव्वल तो पहली बात है कि बच्चों को सिवाय कि कोई बहुत बड़ी बीमारी लग जाए तो आपको डॉक्टर के पास अगर जाना जरूरी है अस्पताल, तब तो बाहर लेकर निकले। लेकिन अगर उसको लेकर निकलना आपकी मजबूरी है तो उसको भी मास्क लगाएं, खुद भी मास्क पहने, और बच्चे के हाथ जो है अगर सैनिटाइजर मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना कम से कम जो है वो कार्बोलिक्स लाल वाला साबुन जो होता है, लाइफबॉय टाइप का, जी जी सेफ गार्ड का, उससे बार बार धुलाते रहें उसको। इसलिए कि बच्चा तो अपनी नाक में मुंह में हाथ डालता ही रहता है, तो इसलिए उसके साबुन से जब तक आप बाहर लेके निकलें तो आप जो है वो कोई साबुन अपने साथ निकले, पानी तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, उसके जी हाथ धुलाते रहें। और घर आते ही उसको जो है वो, अगर आप बहुत मजबूरी है बच्चे को लेके बाहर निकले, तो घर आते ही उसके कपड़े चेंज करें, उसको नहला दें गर्म पानी से। जी। ठीक करें आप। सर, आने वाले टाइम पर ये बताया जाता है कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये हर साल होगा, तो मेरा क्वेश्चन है, हर साल ऐसे ही नहीं, हालात इसमें होंगे? देखें ना, उसमें हमारे उसमें कहते हैं जीन म्यूटेशन के, जेनेटिक उसका मटेरियल जो है चेंज होता रहता है। जैसे फ्लू का वायरस जो हर साल चेंज हो जाता है, तो
तो हर साल फ्लू की नई वैक्सीन आ जाती है। जो पिछले साल वायरस होता है उसकी बुनियाद पे वैक्सीन बनती है, तो वो फिर हम उससे सेव हो जाते हैं। तो होपफुली कि जो इस झटके से जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, एक बहुत ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आने वाला जो एक जरासीम है, एक वायरस है, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, सारे साइंसदानों को हिला दिया। तो अब शायद हम जो है वो तालीम पर और रिसर्च पर ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, तो होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर हमारे पास वैक्सीन मौजूद होंगी। और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि इतने खतरनाक वायरसेस ना आए। 1918 में आया था स्पेनिश फ्लू, और उसके बाद 2020 में 2020 के अंदर कोरोना आया, तो 102 साल बाद। तो उम्मीद करते हैं कि ये नहीं हो। फ्लू वायरस तो हर साल होता है ना, कोरोना भी 90 ईयर से हमें नोन है, कोरोना की कई स्पीशीज 90 ईयर से नोन है, ये वाला जो है पहली मरतबा हुआ है, इतना खतरनाक। सर हमारी ट्रांसमिशन जो है वो मोस्टली पाकिस्तान और नॉर्थ माउंटेन एरियाज में सुनी जाती है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। तो आप सजेस्ट करेंगे कि कोई एडवाइस इन एरियाज के लिए? बस वो जो कोई एडवाइस देना चाहेंगे? सेहत की जो एडवाइस है हमारी, वही एडवाइस है कि नज़ला खांसी आने से पहले मसलन हम ये कहते हैं कि ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनको हम कहते हैं कि शहद का इस्तेमाल करें, इट्स अ गुड इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस। और इसी तरह हम कहते हैं कि जो है वो चाय का इस्तेमाल कर लें, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको नज़ला खांसी है तो सबसे बेहतरीन तरकीब वो ये है कि छींकते हुए अपने बाजू को इस तरह जो है वो नहीं अपने बाजू के अंदर छींकें। और अगर मास्क अवेलेबल नहीं है, मुझे पता है कि बहुत सारे इलाकों में मास्क अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम कपड़े के रुमाल को जो है वो हम नाक पे बांधे। और अगर हमें हमें हो गया है तो दूसरों को बचाने के लिए हम उनके मुंह पे ना छींकते रहें, थोड़ा सा फासला कर लें। सब बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन सी ग़िज़ा जरूरी है? सारी ग़िज़ाएं, सब्जियां, फल। हम उनको जो है वो, हम तो कराची वाले हैं, शहर के अंदर हैं, तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो नगेट्स इस टाइप की चीज़ें आ गई हैं जो कि अच्छी चीज़ें नहीं है। लेकिन जितना हम फल खाएंगे और जितना हम नेचर से करीब रहेंगे, फितरत के करीब रहेंगे, उतनी बेहतरी रहेगी। और जहाँ कोई बीमारी आपको महसूस हो तो उसमें इंतजार ना करें कि खुद ही ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तो ठीक है, इंतजार समझ में आता है, लेकिन फिर डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर कोई एक रखें और नेक रखें, जो पैसे कमाने के लिए ना बैठो, एक रखें और नेक रखें। अच्छा सर, आप बताएं कि इससे रिलेटेड आप कोई रिसर्च है मेडिकल यूनिवर्सिटीज की रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ क्राइसिस? अभी तक तो नहीं, इसमें तो अभी तो चीजें आ रही हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि इसमें डॉक्टरों का क्या हाल हो रहा है जो एक हफ्ते ड्यूटी कर रहे हैं, नर्सेस का क्या हाल हो रहा है, और मरीजों का क्या होगा, और दुनिया जो है वो होगी क्या आफ्टर फ्यू मंथ्स, दुनिया होगी क्या। कि ऐसा हो जाएगा कि एक शेर मैं पढ़ देता हूँ कि हो सकता है कि जो है वो ठीक कर दे अगर मैं गलत पढ़ूँ तो, कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो मिलोगे गले तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। शायर ने मेरा ख्याल है बहुत पहले कोरोना के लिए कह दिया था कि अब लोग हाथ मिलाने से भी घबराएंगे। हम जो दोस्ती में, यारी में गले मिलते थे, जब बहुत दिनों बाद मिलते थे, तो ये हमारी मोहब्बत का इजहार था, ये खत्म हो जाएगा, फासले से मिलेंगे। अब कहेंगे मेरे मुझसे फासले से बात करो, तुम थूक उड़ा रहे हो मेरे मुंह पर, तुम्हें छींकें आ रही हैं। तो ये शायद दुनिया होने वाली है। अल्लाह ताला में जो है वो महफूज रखे इसमें। सर आजकल के बच्चों और जो पहले के बच्चे थे उनके अंदर काफी, क्योंकि हमारी आजकल की ग़िज़ा वैसी नहीं है जैसे पहले थी, तो आजकल के बच्चों और पहले के बच्चों में काफी डिफरेंस है। तो मतलब ऐसी क्या चीजें हम लोगों को लेनी चाहिए जो पहले, जिससे हम लोग ठीक रहे, मतलब हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें? वापस दोबारा वहीं पे जाना है अपनी बेस पर। जब आप 6 महीने में बच्चों को खाना खिलाना शुरू करें, माँ के दूध के साथ साथ जब 6 महीने में खाना खिलाना शुरू करें, तो उसमें नेचुरल ग़िज़ाओं पे आए। मसलन मैं लोगों को, मैं शायद 1 मिनट लूंगा इसके अंदर, कि मैं किसी भी माँ को जब काउंसल कर रहा होता हूँ कि क्या शुरू करोगी, तो मैं कहता हूँ कि 4 दिन का फार्मूला याद रखो, कि तुमने आज अगर बच्चे को चावल खिलाए हैं पहली मर्तबा जिंदगी में, इससे पहले कभी कुछ नहीं खिलाया था, तो चावल मसल के खिलाने के बाद 4 दिन तक चावल खिलाते रहो। वो अगर चावल से मसला है तुम्हें पता चल जाए। उसके बाद चावल के अंदर सब्जियां डालना शुरू करो, एक एक करके। हर 4 दिन बाद एक नई सब्जी। आपने लौकी डाली, फिर आलू डाला, फिर टमाटर डाले, फिर तुरई डाली, फिर भिंडी डाली, फिर बैगन डाले, फिर शलजम, मतलब जो आपकी उस वक्त मौसम की सब्जी है। एवरी 4th डे इंट्रोड्यूस न्यू थिंग, एक नई सब्जी आपने। बेस आपका वही चावल है,
चावल के अंदर आपने सब्जी को बॉयल करके उसके बीज बीज निकाल के आपने मिक्स कर दिया, तो आपको 4-4 दिन में पता चल जाएगा कि इसमें किसी चीज से इसको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, फूड एलर्जी, ठीक है ना। फिर इसी तरह आपने सारी दालें भी आपने ट्राई कर ली, हर 4 दिन बाद एक दाल जो है आपने, वो खिचड़ी जो है वो एक मरतबा मूंग की हो गई, एक मरतबा मसूर की हो गई, एक मरतबा चने की हो गई, एक मरतबा माश की हो गई, ये कर लिया आपने। इस तरह आपकी तकरीबन 2 महीने गुजर गए। तमाम सब्जियां, फल भी आप हर नया फल जो है 4-4 दिन बाद दें। आपने केले ले आए, मौसम का जो फल है वो जरूर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन 4-5 दिन के गैप पर। तो जब आप 7वें-8वें महीने में पहुंचे तो आप चिकन भी इंट्रोड्यूस कर दें। मुर्गी आपने उसका कुछ यखनी बना के डाल दी, फिर कुछ बोटी डाल दी उसको मैश करके। फिर इसी तरह फिर आपने जो है वो बीफ ले आए। बीफ एक खुद अच्छी जो है वो आयरन की ग़िज़ा है। तो अगर आप खजूर ला चुके हैं, बीफ ला चुके हैं, तो अगर आप ये नेचुरल चलेंगे, अगर आप इस चक्कर में नहीं पड़े कि मैं अपने बच्चे को पिज़्ज़ा खिलाऊंगी, मुझे इसको बर्गर खिलाना है, मुझे इसको कोक पिलानी है, मुझे इसको जो है वो नगेट्स खिलाने हैं, तो अगर हम वापस सादी ग़िज़ा पे आ जाएं एंड फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगनिंग, बिल्कुल शुरू से दही की आदत डाल दें। जो मैंने आपको बताया था कि प्रोबायोटिक, अल्लाह ताला ने जो बैक्टीरिया अच्छे रखे हैं वो दही में मौजूद है, वो हम खिलाएंगे तो होपफुली कि अगली नस्ल जो होगी हमारी वापस जो है वो स्ट्रेंथ वाइज हमसे अच्छी होगी। सर, जनरली लोगों के लिए आप कोई डाइट प्लान बता सकते हैं इस क्राइसिस के दौरान? तो आपके घर में देखिए डाइट प्लान तो कैसे बताएंगे, मुझे तो हर घर का अंदाजा नहीं है। मैं तो इस पर यही कह रहा हूँ कि आपके घर में जो दाल चावल रोटी सब्जी है इसी को ज्यादा खाएं, गोश्त और ऑयल और तली हुई चीजों से परहेज करें, यानी सलाद का इस्तेमाल ज्यादा कर लें, फ्रूट्स अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज्यादा खाएं, शहद का इस्तेमाल करें, ये सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग। और सबसे इम्यूनिटी बूस्टिंग की जो सबसे बेहतरीन चीज है भरपूर नींद जी। मतलब रात के 3 बजे तक जो है वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ना बैठे रहें, मेरे लिए भी है और सबके लिए। अच्छी नींद लें तो बेहतर रहेंगे। हमारी जो अल्लाह ताला ने जिसमें केमिकल रखे हैं ना, हम जब तक जाग रहे होते हैं केमिकल यूज हो रहे होते हैं, जब हम सो जाते हैं तो वो केमिकल रीप्लेनिश है, दोबारा अल्लाह ताला उनको उनके स्टोर्स को दोबारा लेके आता है। कम से कम 6 घंटे की स्ट्रेट नींद। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना टाइम दिया। सामीन, आप सुन रहे थे FM 102.2 से प्रोग्राम सेहत क्यों जरूरी है। आप हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अजहर चुगताई। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान अरूज अयूब को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे थे प्रोग्राम सेहत क्यों ज़रूरी है, जिसके मेज़बान थे उसामा कादिर खान और अरूज अयूब। सुनते रहिए रिफा FM 102.2। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद हैं। If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for death. We should face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. If we are right, we cannot fail. And we shall live and not die. Do your duty on our gracious God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad. Pakistan. Pakistan. Pakistan.
Allah